हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग सुबह के 8 बजे से लगातार क्लासेस चल रही हैं और हम लोग पेपर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या सभी बच्चों के दिमाग में हो जाना चाहिए, शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन आपके पेपर फर्स्ट का नाम है। ये एमएसडीयू फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले बच्चे दो क्लास बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हम लोग समझे थे शिक्षा के परिचय और सेकंड क्लास में हम लोग समझे थे शिक्षा के कौन कौन से कार्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो वो भी क्लास द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके कवर कर लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास नंबर 3 में, जिसका नाम क्या है तो भैया एजेंसीज ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के अभिकरण को डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, तो पूरी क्लास को बहुत थम के बहुत पेशेंस से देखिएगा। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे टाइम नहीं मिलती सुबह के 8 बजे, तब मैं सर क्लास कब अटेंड करूं? तो भैया जब भी आपको समय मिले तब भी आप बैठ के कहीं शांति से पूरी क्लास को देख लिया करिए। ये जरूरी नहीं कि क्लास बिल्कुल टाइम से ही कवर करो, नहीं, जब आपको समय मिले अपने सुविधा अनुसार क्लास को आप बैठ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। और बीएड का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स होंगे, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों इंक्लूड रहेंगे। आपको कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते पूरी बात को समझोगे। अब हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक पे। बच्चे आज हम लोग अपने क्लास में कवर क्या करने जा रहे हैं तो शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होता है। पहले देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक संस्था है जो बालक को सीखने में मदद करे, कोई एक संस्था जो बालक को प्रशिक्षित करे, बालक को ट्रेंड करे, बालक को एजुकेट करे, उसी को हम कहते हैं शिक्षा के अभिकरण। यानी तरह तरह की जो भी एजेंसियां हैं, अगर वो बालक को सीखने में अपनी मदद कर रही है यानी बालक पर शैक्षिक प्रभाव डाल रही हैं, तो हम कहेंगे वो शिक्षा के अभिकरण हैं। इतना इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होता है तो शिक्षा के साधन वे तत्व, स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालें, यानी जो बालक को भैया एक तरीके से उसके मानसिक रूप से उसको डेवलप करे, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाए, उसको कुछ नई चीज सिखाने में हेल्प करे, उसी को हम कहते हैं शिक्षा के अभिकरण। एक होता शिक्षा के अभिकरण और एक होता शिक्षा के साधन, दोनों में डिफरेंट है, लेकिन व्यापक रूप में यह समझिए कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा के वे सभी साधन जो बालक को शैक्षिक रूप से बालक पर प्रभाव डाले, उन्हें हम कहते हैं शिक्षा के अभिकरण, ठीक है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। इसी के बारे में एक तरीके से श्री बीडी भाटिया साहब क्या कहते हैं, समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। यानी हमारे समाज के लोग भैया बालक को एजुकेट करने के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तरह तरह की एजेंसियां, तरह तरह की संस्थाएं बनाए हैं और इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहलाती हैं। ये कहते हैं डॉक्टर भाटिया साहब। इसके बारे में जानते रहिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो भी अभिकरण है उनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभिकरण शब्द अंग्रेजी भाषा के एजेंसी से आया है, यानी जो अभिकरण है उसको अंग्रेजी में एजेंसी कहते हैं। और एजेंसी का मुख्य अर्थ क्या होता है, यानी इसका एक तरीके से मीनिंग क्या होती है तो इसकी मीनिंग होती है एजेंट। और एजेंट का कार्य क्या होता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं एजेंट जो किसी कार्य को करे अथवा किसी को प्रभावित करे, उसे एजेंट कहते हैं। तो सीधे सीधे यहां से एक संकल्पना निकल गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट निकल गया कि अभिकरण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करे या फिर किसी कार्य को करवाए, उसे हम कहते हैं अभिकरण। तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। इस दृष्टि से यह सभी संस्थाएं जो बालक पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चेतन अथवा अचेतन रूप से अपना प्रभाव डालती हैं, वे शिक्षा के अभिकरण कहलाती हैं। यानी जो बालक को सीखने में अपना मदद करे, यानी जो बालक को सीखने में उनकी हेल्प करे, उन्हीं को हम कहते हैं अभिकरण, उन्हीं को हम कहते हैं एजेंसी। इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहेगा। फ्रेड थॉमसन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का अभिकरण है। यानी जो कुछ भी बालक को प्रभावित कर रहा है, जो कुछ भी बालक को सीखने में हेल्प कर रहा है, वे सब क्या हो जाएंगे शिक्षा के अभिकरण, एजेंसी ऑफ एजुकेशन।
पर इन सब में भी कुछ महत्वपूर्ण एक तरीके से तथ्य हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे घर, घर भी शिक्षा के अभिकरण है। विद्यालय, इसे औपचारिक कहते हैं, ये शिक्षा के औपचारिक हैं अभिकरण। तो विद्यालय हो गया, प्रेस, चर्च हो गए, प्रेस हो गए, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन, प्रिय कार्य, ये सब शिक्षा के अभिकरण हैं। अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा कि सर जी अभिकरण आखिर होता क्या है। तो जो बालक को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करे, उसको एजुकेट करे, शिक्षित करे, उसी को हम कहते हैं शिक्षा के अभिकरण। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे घर, ये अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। विद्यालय, चर्च, प्रेस, व्यवसाय, जो भी हम कार्य करें अगर उनसे भी कुछ सीख रहे हैं तो भी शिक्षा के अभिकरण है। सार्वजनिक जीवन, जो हमारा समाज हमें सिखाए। मनोरंजन, प्रिय कार्य, जो कार्य हम पसंद करते हैं उसी कार्य को करते जाते हैं तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, तो वो है शिक्षा के अभिकरण। इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहिएगा। आइए अब कुछ नोट पॉइंट हम आपको समझा देते हैं। जैसे शिक्षा के अभिकरण का तात्पर्य उस वस्तु, स्थान या फिर तत्व संस्था से है जो बालक को शिक्षा प्रदान करे। सिंपल सा इस शब्द को समझ लीजिए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक तरीके से एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या कहती है भैया, कि जो कुछ बालक को एक तरीके से प्रभावित करे, जो कुछ बालक को सिखाए, वो सब शिक्षा के अभिकरण हैं। वर्तमान में शिक्षा के कई अभिकरण मुख्य रूप से शिक्षा प्रदान करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, जैसे औपचारिक यानी फॉर्मल, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये सब शिक्षा के अभिकरण हैं। इसके अंतर्गत परिवार आ जाएगा, विद्यालय, समुदाय, राज्य, धर्म आदि, ये सब शिक्षा के अभिकरण हैं। यानी कि हम कह सकते हैं शिक्षा के अभिकरण क्या होते हैं, जो कुछ भी बालक को प्रभावित करे, जो कुछ भी बालक को सीखने में उनकी मदद करे, वे होते शिक्षा के अभिकरण। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि शिक्षा के अभिकरण व शिक्षा के साधन में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए शिक्षा के साधन अलग होते हैं, शिक्षा के अभिकरण अलग होते हैं। जैसे हम लोग अपने एक क्लास में पढ़े थे, अभी तो आप नहीं पढ़े लेकिन आप पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास ये देखेंगे, दोनों को जब व्यापक रूप में देखेंगे तो दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते तो देखते हैं वृद्धि अलग होती है, विकास अलग होता है। उसी प्रकार शिक्षा के अभिकरण और शिक्षा के साधन मुख्य रूप से एक ही होते हैं, लेकिन इसे डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, सबसे पहले अभिकरण की बात करते हैं। तो अभिकरण उस सामाजिक समूह या संगठन को कहा जाता है जिनमें शिक्षा प्रक्रिया चलती है, जिससे मनुष्य का व्यवहार प्रभावित होता है। यानी भैया शिक्षा के अभिकरण को हम कह सकते हैं जिससे मनुष्य के यानी बालक के व्यवहार में प्रभाव आए, चेंज आए, उसे शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। इस प्रकार अभिकरण का मूल लक्षण यही होता है कि इनके सदस्यों के अंतर अंतःक्रिया चलती है, जिससे शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। जैसे हम कह सकते हैं हमारा घर, हमारा विद्यालय, हमारा एक तरीके समाज, ये शिक्षा के अभिकरण है। लेकिन शिक्षा के साधन कौन कौन से होते हैं, परंतु शिक्षा के साधन वे उपकरण, वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें अधिगमकर्ता के मध्य किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं चलती। इस दृष्टि से जैसे पुस्तकालय, चलचित्र, टीवी इत्यादि, ये सब शिक्षा के अभिकरण नहीं है, ये सब शिक्षा के साधन हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे शिक्षा के साधन से आप क्या समझते हैं, तो आप कह सकते हैं जिसमें अधिगमकर्ता यानी जो लर्नर होता है, जो यहाँ पे लर्नर होता है और भैया उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, लेकिन जो अभिकरण होता है वो सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है। यानी आपका घर है और आप हो, आप दोनों के बीच संबंध है, लेकिन भैया टेलीविजन है, उसके बीच आपके बीच कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक साधन, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा की एक तरीके से ग्रहण करने में मदद मिल रही है बस। तो शिक्षा के अभिकरण और शिक्षा के साधन में बस इतना जानते रहिएगा, शिक्षा के अभिकरण में हमारा जो कि एक तरीके से हमें सिखाने वाला होता है उससे हमारा संबंध होता है, उससे हमारा कोरिलेशन होता है, सह संबंध होता है, अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती है। लेकिन शिक्षा के साधन से कोई अंतःक्रिया नहीं होती, बल्कि अधिगमकर्ता के मध्य कोई संबंध भी नहीं होता, बल्कि शिक्षा साधन वे होते हैं जैसे चलचित्र, टीवी, पुस्तकालय, लाइब्रेरी वगैरह, जिनसे हम बातचीत नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जिससे भैया एक तरीके से हमें सीखने में मदद मिले, ये होते हैं शिक्षा के साधन। और शिक्षा के अभिकरण वो होते हैं जिससे हम एक तरीके से अंतःक्रिया करके सीखें, जिससे बातचीत करके सीखें, जो हमारे सीखने में हमारी मदद करे। ये बेसिक सा डिफरेंट है, दोनों के बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग समझेंगे शिक्षा के अभिकरण के वर्गीकरण, इसमें औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक के बारे में बात करेंगे। उसके पहले यदि इतना समझ गए तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर जी हम समझ गए शिक्षा के अभिकरण क्या होता है। एक बार मैं रिवीजन करा दूं तो एक बार यस कर दीजिए। ठीक है, देखिए
हम लोग अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जिससे हमारे सीखने में मदद मिले, एक तरीके से जिसके साथ हम अंतः क्रिया कर पाए, तो उसे हम कहते हैं शिक्षा के अभिकरण। यानी जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डाले उसे कहते हैं शिक्षा के अभिकरण। और इसकी सबसे बेस्ट डिफिनेशन यहां पे है कि फ्रेड थॉमसन साहब की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का अभिकरण है। पर इस वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण, जैसे घर, ये भी हमें सिखाते हैं, तो ये भी हमारे अभिकरण हुए, एजेंसी हुई। जैसे विद्यालय, स्कूल, चर्च, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन, प्रेस कार्य, जो हमारी प्रिय कार्य है, जो हम एक तरीके से किसी कार्य को अपने स्वेच्छा से करते हैं, तो ये सब शिक्षा के एजेंसी है, शिक्षा के अभिकरण है। बच्चे इतना इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे पूछ दे कि शिक्षा के अभिकरण का उदाहरण दीजिए, तो हम कह सकते हैं औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक, निरौपचारिक। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य, धर्म, अभिकरण। ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से शिक्षा के अभिकरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। शिक्षा के अभिकरण क्या होते हैं, तो सीधे सीधे कह सकते हैं शिक्षा के अभिकरण एक तरीके से वो होते जो हमें, जिसके साथ हम अंतः क्रिया कर पाए, जो हमारे सीखने या फिर मनुष्य के व्यवहार को डायरेक्ट प्रभावित करे, उसे हम शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। और शिक्षा के साधन वे होते हैं जिनके साथ हमारी कोई अंतः क्रिया नहीं होती, बल्कि अधिगमकर्ता के मध्य कोई संबंध नहीं होता, बल्कि हमें सिखाने और सीखने में हमारा एक तरीके से सिर्फ हेल्प करे, वे होते हैं शिक्षा के साधन। इसको आप उपकरण कहें तो बहुत अच्छा कहेंगे कि शिक्षा के उपकरण जिससे हम कोई चीज सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइब्रेरी, पुस्तक से आप बातचीत नहीं कर सकते ना, चलचित्र, टीवी हो गई, तो इससे क्या हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हम उनसे अंतः क्रिया नहीं करते, उनसे हम बातचीत नहीं करते, तो ये सब शिक्षा के साधन है बच्चे। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के अभिकरण को समझते, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज को समझते। ध्यान से मेरी बात समझना, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा की औपचारिक अभिकरण यानी फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसे आप समझने के लिए कह सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका स्कूल, आपका भैया क्या विद्यालय। जो विद्यालय है ये शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है, यानी जिसमें एक निश्चित समय हो, एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, एक निश्चित कैरिकुलम हो, वो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है। ठीक है, आइए सीधे से समझते हैं। यह वर्गीकरण अभिकरणों के शैक्षिक उद्देश्य एवं कार्यों की प्रमुखता के आधार पर किया गया है। जिन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य और कार्य समाज को शिक्षित करना होता है, उन्हें औपचारिक व फिर एक तरीके संविधिक शिक्षा के अभिकरण कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं विद्यालय जो होता है वो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है, जिनका उद्देश्य निश्चित है, जिसका कैरिकुलम निश्चित है, ये सब शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा के अभिकरण नियमबद्ध और सुनियोजित शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी विद्यालय में आप जाते हैं तो आपको एक कैरिकुलम पहले से स्ट्रक्चर मिलता है, निर्धारित मिलता है, बना बनाया मिलता है, तो वो है शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, फॉर्मल एजेंसी। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण से आप क्या समझते हैं, तो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण वे होते हैं जिसका उद्देश्य पहले से निर्धारित हो, जो एक नियम के अनुसार चले, जिसमें समय की पाबंदी हो, वो है शिक्षा के औपचारिक अभिकरण। एग्जाम्पल के तौर पे विद्यालय, स्कूल। ठीक है, इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग औपचारिक अभिकरण की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। एक एक पॉइंट यहां समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है समाज और राज्य अपने निश्चित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए औपचारिक अभिकरणों के द्वारा करते हैं। यानी जो भी आपका समाज है, जो भी आपकी सोसाइटी है, जो भी आपका स्टेट राज्य है, उनके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10th पास करने के लिए कुछ कैरिकुलम होंगे आपके पास, कुछ पाठ्यक्रम होंगे, तो हम कह सकते हैं जिसका कैरिकुलम पहले से डिजाइन हो, वो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है, जिनमें निश्चित शैक्षिक उद्देश्य हो। तो फर्स्ट पॉइंट इसके उद्देश्य में आप लोग इसकी विशेषता में जानते रहिएगा। सेकंड पॉइंट है इनका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षा देना। ये निश्चित नियमों का पालन करते हुए निश्चित स्थान व समय पर पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम की शिक्षा देते हैं। यानी आप कह सकते हैं शिक्षा के औपचारिक अभिकरण जो फॉर्मल एजेंसी है, उसमें जो भी कैरिकुलम होते हैं, जो भी पाठ्यक्रम होते हैं,
पूर्व निर्धारित होते। 10th का जो भी सिलेबस है वो डिजाइन है ना, वो चेंज नहीं ना होगा। 12th का जो भी सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा। 8 क्लास का जो भी सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा, यानी पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान। अब 10th की क्लास आप समाज में कहीं बैठ के नहीं ले सकते ना, एक विद्यालय में आपको जाना निश्चित है। तो ये शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है, जहां पे भैया नियम और निश्चित स्थान एक तरीके से माना जाए और आपके करिकुलम पूर्व निर्धारित हो, पहले से ही फिक्स्ड हो, तो वो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है। इतना इसके बारे में जानते रहिए। इसकी सेकंड विशेषता हो गई। इसकी थर्ड विशेषता समझिए, इन संस्थाओं की सहायता के बिना समाज के विशाल ज्ञान भंडार की नई पीढ़ी को स्थानांतरित करना असंभव है। जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो समाज के नॉलेज हैं, जो परंपराएं हैं, उन सबको नई पीढ़ियों में, जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, उन पे हम आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर आसानी से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम किसके माध्यम से करेंगे? तो औपचारिक के माध्यम से, यानी हम कह सकते हैं फॉर्मल एजेंसी के माध्यम से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो भी एक तरीके से हमारे नॉलेज, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज हैं, वो हम एक तरीके से शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के द्वारा अपने नई पीढ़ियों में स्थानांतरित या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। औपचारिक अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा नियमित, सुसंगठित और व्यवस्थित होती है, यानी आपका एक निश्चित करिकुलम है, उसको प्राप्त करना है, क्रमबद्ध रूप से आगे चलना है। किससे? तो हम कह सकते हैं क्रमबद्ध रूप से आगे चलना आपको। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। इन अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा प्रायः औपचारिक, पुस्तकी और अव्यवहारिक होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें पुस्तकी ज्ञान दिया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको औपचारिक ज्ञान दिया जाता है। इसका वास्तविक जीवन से न्यून संबंध होता है, यानी जीवन में आपको कैसे, किसके साथ कौन सा संबंध स्थापित करना है, औपचारिक शिक्षा बहुत नाम मात्र सिखा पाती है। इसमें व्यापकता व वास्तविकता का अभाव होता है। जो आपके करिकुलम में लिखा है सिर्फ आपको वही पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसमें व्यापकता का अभाव होता है, क्योंकि इसका करिकुलम एक तरीके से फिक्स है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। बच्चे, इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। अब हम लोग समझते हैं अगले पॉइंट को, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, यानी इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अब इसको समझाएंगे, उसके पहले एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर जी, हम शिक्षा के एक तरीके से हम शिक्षा के औपचारिक अभिकरण को अच्छे समझ चुके हैं कि फॉर्मल एजेंसी क्या होती है। अगर जहां पे बच्चे आपको ये शब्द दिख जाए, ये शब्द आपको दिख जाए औपचारिक, तो आप सीधे सीधे इसे जोड़ देना अपने स्कूल से, अपने विद्यालय से। किससे? अपने विद्यालय से। यानी हम कह सकते हैं शिक्षा के औपचारिक अभिकरण वे होते जो हमें स्कूल में दिए जाए, वे शिक्षा जो हमें स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में दी जाए, उसे शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कहते हैं, जिसमें व्यापकता ना हो, जो नियमबद्ध हो, जो क्रमबद्ध हो, जिसका उद्देश्य निश्चित हो, तो उसे हम कहते हैं शिक्षा के औपचारिक अभिकरण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण। तो अगर जहां पे आपको अनौपचारिक दिख जाए, इसका की पॉइंट बता दूं, इसका पासवर्ड मैं आपको बता दूं, जहां पे दिख जाए आपको अनौपचारिक, इसको आप सीधे सीधे जोड़ देना अपने समाज से, इसे अपने, इसको आप जोड़ देना सोसाइटी से, अपने से सोसाइटी से। तो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण क्या कहते हैं? ये व्यापक और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी समाज में आपको कैसे रहना है, कैसे किससे बातचीत करना है, कैसे किससे कौन सा व्यवहार करना है, ये सब कौन सिखाता है? हमारा अनौपचारिक, जो स्कूल विद्यालय के बाहर हमें शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक अभिकरण, इनफॉर्मल एजेंसी। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, हमारा समुदाय, हमारी कम्युनिटी, हमारा 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 राज्य, हमारी धर्म संस्थाएं आदि प्रमुख अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे इतना समझना, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण कौन कौन से होते हैं? तो जो घर होते हैं, घर में आपका कोई नियम नहीं न है, कोई कानून नहीं न है, आप जब चाहें तब घर से कुछ भी सीख सकते हैं, अपने परिवार से, अपने समाज में आप जब बैठेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। कोई नियम नहीं ना है कि समाज में 10 बजे आओगे तभी आपको कुछ सिखाया जाएगा, नहीं। समाज में आप किसी भी चौराहे पे कहीं भी बैठ के कुछ भी सीख सकते हैं। समुदाय, राज्य, धार्मिक संस्थाएं, इसमें कोई नियम, कोई कानून नहीं होता है। ये होती है शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा कि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण से आप क्या समझते हैं? तो कह सकते हैं ये जीवन उपयोगी होता है, यानी अपने हम व्यवहारिक जीवन में जो कुछ भी चीजें उपयोग में लाते हैं,
जो किसी से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, वो सब का अर्जन कहां से होता है? तो अनौपचारिक अभिकरण से, फॉर्मल एजेंसी से। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग, समाज, कम्युनिटी, समुदाय, राज्य, धार्मिक संस्थाएं, ये सब अनौपचारिक अभिकरण है। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं कि अनौपचारिक इनफॉर्मल एजेंसीज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बच्चे। सबसे पहले मेरी बात बहुत ध्यान समझना, इसके द्वारा मिलने वाली शिक्षा स्वाभाविक व जीवन उपयोगी होती है। हम इसका अपने जीवन भर उपयोग कर सकते हैं, जीवन भर इसका उपयोग कर सकते हैं। लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं वो भी कर सकते हैं, इसके साथ कैसे हमें बिहेव करना, कैसे व्यवहार करना है, वो भी औपचारिक अभिकरण के द्वारा पता चलता। तो फर्स्ट इसका विशेषता हो गई इसके द्वारा मिलने वाली शिक्षा। इसके द्वारा कहने का मतलब है कि अनौपचारिक अभिकरण के द्वारा मिलने वाली शिक्षा स्वाभाविक होती है, वह जीवन उपयोगी होती है, इसमें व्यापकता होती है। ये अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन प्रत शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं। यानी इनमें जो भी बालक जैसा व्यवहार सीखता है वो जीवन प्रत उस तरीके का व्यवहार करता ही रहता है, यानी ये जीवन उपयोगी है। अनौपचारिक शिक्षा अभिकरणों का व्यक्तिगत निर्माण, चारित्रिक विकास, सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा, व्यक्ति का सोशलाइजेशन, समाजीकरण कैसा होगा, ये सब कौन निर्धारित करता है? तो अनौपचारिक शिक्षा, जो हमें हमारे घर से, हमारे समाज से, हमारे एक तरीके हमारे समुदाय से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है, तो ये सब हमारे समाजीकरण करने में, लोगों से बातचीत करने में हमारी हेल्प करती है। किसी के साथ कैसे संबंध रखने वो हेल्प करती है औपचारिक शिक्षा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बच्चे, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। आइए अगले पॉइंट को समझिए। हम कह सकते हैं ये जीवन उपयोगी शिक्षा के स्रोत तो हैं, लेकिन इनमें प्राप्त शिक्षा जो होती असंगठित होती है। इसका एक तरीके से ये डिमेरिट भी है। असंबद्ध होते, क्रमबद्धता नहीं होती, अनियमित होते। इसमें कोई आपका कैरिकुलम नहीं है कि 10th स्कूल पास करो आपको हिस्ट्री, मैथ की एक तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना, नहीं। इसके जो भी कैरिकुलम होते हैं वो एक तरीके से उनमें असंगठित होते हैं, अनियमित होते हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता सीखने का। आप जीवन प्रत सीख सकते हैं। किसी विषय का व्यापक व क्रमबद्ध और गहन ज्ञान औपचारिक शिक्षा अभिकरण के द्वारा नहीं दिया जा सकता। आप ये नहीं कि समाज से, आप मान लीजिए अपने समाज से कभी भी आप जियोग्राफी पढ़ते हुए सुने हैं, नहीं। समाज से सिर्फ व्यवहारिक नॉलेज ही आएगा, लेकिन किसी विषय के बारे में व्यापक नॉलेज नहीं आ पाएगा। ये इसका एक तरीके से डिमेरिट है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब नोट पॉइंट है, इसको आप लोग कहीं अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा के औपचारिक, यानी हम कह सकते हैं फॉर्मल, और एक तरीके से अनौपचारिक यानी कह सकते हैं इनफॉर्मल अभिकरण के बीच संतुलन होना आवश्यक है। अगर आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, यदि बालक को एक सफल स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, तो भैया दोनों के बीच संबंध होना जरूरी है। बालक को औपचारिक शिक्षा भी दीजिए, बालक को अनौपचारिक शिक्षा भी दीजिए। यही कहता आपका एनसीएफ 2005 भी कि बालक को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दीजिए, तब जाके बालक का सर्वांगीण विकास हो पाएगा, बालक का एक तरीके से उनके बीच संतुलन स्थापित होगा। तो बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अभी तक हम लोग अपने क्लास में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को पढ़े हैं और शिक्षा के अभिकरण क्या होते हैं इसको जाने हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट को समझते हैं कि एक तरीके से निरौपचारिक अभिकरण क्या होते हैं, नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इतना इसके बारे में जानिए। अब मेरी बात समझिए। अब मैं आपको एक तरीके से निरौपचारिक शिक्षा समझाने जा रहा हूं। इसको मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं ताकि आप कभी ना भूले। देखिए मान लीजिए एक यहाँ पे आप एक वृत्त, एक सर्कल बना लीजिए, ध्यान समझिए। यहाँ पे आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए और इसमें भैया एक कह दीजिए ये आपका है नॉन फॉर्मल, ये आपका है नॉन फॉर्मल, ठीक है। नॉन फॉर्मल ये हो गया, ये आपका हो गया फॉर्मल एजुकेशन और ये आपका हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। अब ये जो आपका है ना इतना, ये भी और ये भी, यानी हम कह सकते हैं कि जो निरौपचारिक शिक्षा होती है ये फॉर्मल के अंतर्गत भी आ जाती है और जो आपका निरौपचारिक शिक्षा है ये इनफॉर्मल के अंतर्गत भी आ जाती है। यानी ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों से अपना संबंध रखती है। इसी को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा
उम्मीद करते मेरी बात को समझ गए होंगे। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के मध्य अपना संबंध बना के रखती है, इसी को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, देखिए निरौपचारिक अभिकरण न तो पूर्ण रूप से संगठित नियमबद्ध होते हैं और न ही पूर्ण रूप से असंगठित और स्वतंत्र होते हैं। वास्तव में ये अभिकरण अपने लचीले गुण के कारण अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग। जैसे मान लीजिए आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो कोई ये जरूरी नहीं है ना कि सुबह के 8 बजे ही क्लास मेरी लीजिए। आपको शाम को 8 बजे समय मिल रही है तो शाम को 8 बजे क्लास ले लीजिए। यानी जब भी आपको समय मिला आप द परफेक्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे गए और जाके एक एक क्लास को अच्छे से कवर कर लिए। तो कोई इसमें समय की पाबंदी नहीं है ना। तो यानी ये निरौपचारिक शिक्षा है जो न तो पूर्ण रूप से एक तरीके संगठित है न ही पूर्ण रूप से नियमबद्ध है। ये नहीं कि आप 8 बजे ही क्लास नहीं लेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी, नहीं। ये क्लास आप बाद में भी 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी देख सकते हैं, जब आपको समय मिले तब देख सकते हैं। तो ये है निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, और इसमें एक तरीके से करिकुलम तो होता है लेकिन उसका एक तरीके से निर्धारित समय नहीं होता। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और निरौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा गुण है इसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। ये अपने समय के अनुसार अपने आप को व्यापक, अपने आप को विस्तारित करता रहता है, इसीलिए ये बहुत लोकप्रिय भी है। निरौपचारिक शिक्षा के बारे में इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। इसके शिक्षा के एक तरीके से एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे, जैसे प्रौढ़ शिक्षा। आप प्रौढ़ शिक्षा वो होती है जो किसी एज के बाद यदि आप एजुकेशन छोड़ दिए हैं और आपकी एज 30 है, 32 है, 35 है, 40 है, तब भी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे मतलब किसी की एज मान लीजिए 40 साल है और वो यदि शिक्षा के अभिकरण को पढ़ना चाहता है तो हमारी क्लास को पढ़ सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि वो क्लास में आए तभी पढ़े, नहीं, वो बाहर से भी कहीं बैठ के पढ़ सकता है। तो ये प्रौढ़ शिक्षा हो गई, सतत शिक्षा जो कंटिन्यूअस चलती ही रहे पूरे जीवन पर्यंत, तो ये भी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। आंशिक कालिक व शिक्षा पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के केंद्र और संस्थाएं, जनसंचार के साधन, दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रम, आकाशवाणी, ऑडियो वीडियो टेप, कंप्यूटर, चलचित्र निरौपचारिक अभिकरण के कुछ साधन है, इंपॉर्टेंट साधन है। जैसे कंप्यूटर के माध्यम से हम एजुकेशन ले लेते हैं तो कोई इसका करिकुलम डिसाइड नहीं है ना, और कोई इसमें निश्चित समय नहीं है ना। हम जब चाहे तब कंप्यूटर से कुछ भी हम एक तरीके से अर्जन कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो के माध्यम से कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। आकाशवाणी पे कोई इंफॉर्मेशन आ रही है उसे हम सुन ले रहे हैं। दूरदर्शन के माध्यम से कोई शिक्षा ग्रहण कर ले रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब निरौपचारिक शिक्षा है, ये इसके अंतर्गत आएगा। यानी इसे हम कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा वो होती है जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आप हमारे सामने तो नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बीएड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं ना बच्चे। तो यानी दूरस्थ शिक्षा यही हुई जो आप हमारे फिजिकली रूप में हमारे सामने तो नहीं है लेकिन आप कहीं ना कहीं से हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो ये दूरस्थ शिक्षा हो गई। और ये किसके अंतर्गत आती है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अगर यहाँ पे निरौपचारिक शिक्षा काट दें तो ये किसके अंतर्गत आ जाती है, ये एक तरीके से आ जाती है आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। ये जो आपका ऑडियो वीडियो कंप्यूटर ये सब है, अगर निरौपचारिक शिक्षा ऑप्शन में ना रहे या फिर निरौपचारिक शिक्षा ना पूछे तो इसे हम अनौपचारिक शिक्षा में भी इसे लिख सकते हैं। इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इन अभिकरणों में औपचारिक और निरौपचारिक दोनों प्रकार के अभिकरण के गुण पाए जाते हैं। यानी जो आपका निरौपचारिक शिक्षा है, यानी हम कह सकते हैं आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल अभिकरण है, एजेंसी है, इसमें हम कह सकते हैं औपचारिक और निरौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा होती है। ये दोनों प्रकार से बालक इसमें एजुकेट हो सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से मेरी बात समझिए। निरौपचारिक अभिकरण आधुनिक दूर संचार के साधनों द्वारा शिक्षा देने का कार्य करते हैं। यानी आप भैया कहीं भी बैठे हो, हमारी क्लास यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं, तो ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। सैटेलाइट, दूरदर्शन, आकाशवाणी, ऑडियो वीडियो टेप रिकॉर्डर, उसके साथ साथ कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, फोन, पत्र पत्रिकाएं, जितने भी पत्राचार वगैरह है, इन सब के माध्यम से यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ये निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सेकंड, इसकी विशेषता को समझिए। निरौपचारिक अभिकरण विशेषकर निरौपचारिक शिक्षा देते हैं, परंतु इनका उपयोग औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा देने में भी किया जाता है। ध्यान समझिए। यदि औपचारिक शिक्षा कहने का मतलब है, ध्यान से मेरी बात समझना, यदि आप बीएड का सिलेबस कवर कर रहे हैं पर मेरे सामने नहीं है, मेरे आप सामने नहीं है तब भी बीएड का सिलेबस कवर कर रहे हैं,
तो ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन किसके माध्यम से आप कवर कर रहे हैं? निरौपचारिक अभिकरण के माध्यम से, यानी कोई डिजिटल के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं, आप पढ़ ले रहे हैं मेरी क्लास को। उसके साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा, यानी आप भैया मान लीजिए समाज से कोई चीज सीख रहे हैं और मान लीजिए समाज में न जाए बिना आप कोई चीज अपने आकाशवाणी से कोई न्यूज इंफॉर्मेशन सुन ले रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से अनौपचारिक शिक्षा ही हुई, उसका कोई क्रमबद्ध तरीका तो नहीं है ना, तो ये भी निरौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आएगा। यानी हम कह सकते हैं निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, निरौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ये दोनों प्रकार की एजेंसियां इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये अभिकरण न तो पूर्णतः संगठित नियमबद्ध होते हैं और न ही पूर्णतः असंगठित, स्वतंत्र और निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम और परीक्षा की निश्चित तो होती है, परंतु छात्रों के प्रवेश, शिक्षण और अनुशासन आदि के नियम में व्यापक, उदार व लचीलेपन होते हैं। लचीलापन इस अभिकरण का खास विशेषता है। इस पॉइंट को मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे देख लीजिए, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आप ऑनलाइन पढ़ते हैं। कैसे? आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन में कोई ऐसा नहीं है ना कि आपको एक तरीके से इसका परीक्षा तो निश्चित होगी कि हाँ 10 बजे से आपको एग्जाम देना, लेकिन जब इसकी आप क्लास करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप सुबह के 8 बजे ही क्लास करें, शाम को 8 बजे ही क्लास करें, 9 बजे क्लास करें, 10 बजे नहीं, आपको जब भी समय मिले आप क्लास ले सकते हैं। इसमें कहने का साफ साफ मतलब है कि इसमें जो अनुशासन होता है, जो नियम होता है, वो लचीला होता है, लेकिन एग्जाम वगैरह जो होते हैं वो टाइमली हो जाते हैं। तो ये आपको एक तरीके से कह सकते हैं निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें क्रमबद्धता नहीं होती, बल्कि इसमें इसके उदारपन में व्यापकता होती है, इसके फ्लेक्सिबिलिटी में व्यापकता होती। आप कहीं से भी कुछ भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक समय में ही आप ज्ञान अर्जन करें। तो इसकी ये भी विशेषता इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने दिमाग में आप बना के रखिएगा। निरौपचारिक अभिकरण से जो शिक्षा प्राप्त करने में हमें स्थान, समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि हम वही एग्जाम्पल फिर देना चाहेंगे, ये जरूरी नहीं कि आप सुबह के 8 बजे ही क्लास लें या फिर दोपहर के 12 बजे ही क्लास लें, नहीं, आपको जब समय मिली तब समय ले रहे हैं। वह किसी भी स्थान पर किसी भी समय ज्ञान प्राप्त कर सकता है निरौपचारिक अभिकरण के माध्यम से, जो भी बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ठीक है। आइए, अधिकांश निरौपचारिक साधन निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये शिक्षार्थी के प्रतिक्रिया को तुरंत ग्रहण नहीं करते। बात तो सही है, अगर आप हमारे सामने होते तो आपको अगर कुछ भी डाउट है या फिर कोई आपको पीछे से परेशान कर रहा है या फिर कोई आपको पढ़ने नहीं दे रहा, आप तो तुरंत हमसे बता देंगे। लेकिन आप निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो स्टूडेंट होते हैं वो फ्री होते हैं, वो भैया एक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया को तुरंत दर्ज नहीं करा पाते। ये इसकी डिमेरिट है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण उन सभी लोगों के लिए वरदान है जो किसी कारण शिक्षा से वंचित रह गए हैं, यानी किसी एज के बाद आप एजुकेशन छोड़ दिए हैं, तो निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से आप फिर से एजुकेशन ले सकते हैं। ये इसकी मेरिट है, इसके गुण भी हैं, इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। वर्तमान युग में शिक्षा की बदलती हुई मांग की पूर्ति विशेषकर निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही हो रही है। जैसे मान लीजिए एक समय में कई लोग पढ़ ले रहे हैं, ये साधन त्वरित गति से, यानी तुरंत, एक तरीके से तुरंत बालकों को कम लागत में लाखों बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये निरौपचारिक शिक्षा है, इतना इसके बारे में जानते रहना। कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं तो आपको कोई भी फी नहीं देनी पड़ रही है, आप फ्री में पढ़ ले रहे हैं। तो ये सब निरौपचारिक शिक्षा के कुछ गुण हो जा रहे हैं, एक तरीके से इनकी कुछ विशेषताएं, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग अपनी पूरी क्लास में समझ लिए हैं फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, तीनों की विशेषता को समझ गए हैं। और एक तरीके से एजुकेशन के अभिकरण क्या होते हैं, यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा के अभिकरण क्या होता है। 4 पॉइंट को अब तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा परिवार के बारे में जान लेते हैं, फैमिली क्या होती है। यहाँ से अभी आपके सिलेबस का ये पार्ट है कि एक तरीके से फैमिली होती क्या है। तो शिक्षा के साधन में परिवार का सर्वप्रथम स्थान होता है, यानी एक बालक दुनिया में जब जन्म लेता है या फिर अपने घर में जब भी जन्म लेता है तो सबसे पहला वो भैया लेसन कहाँ सीखता है, तो अपने परिवार में ही सीखता है, क्योंकि परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती। सीटेट में सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देता है कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन है, तो परिवार है। यानी बालक सबसे पहले सीखना कहाँ प्रारंभ करता है, तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता से। उसकी पहली गुरु कौन होती हैं, तो उसकी माँ होती है, उसकी मम्मी होती है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा परिवार के बारे में। तो इतना इसके बारे में जानिए, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। और बालक सबसे पहले शिक्षा ग्रहण कहाँ करना सीखता है, तो अपने परिवार से ही, अपने फैमिली से ही
परिवार समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होता है। यानी यदि किसी बालक का सोशलाइजेशन कराना चाह रहे हैं, समाजीकरण कराना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बालक का समाजीकरण कहाँ होता है? उसके परिवार में, उसके फैमिली में। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। एक मनोवैज्ञानिक पे लॉरी साहब ये क्या कहते हैं, शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन होता है। यानी अगर बालक कहीं भी किसी भी ऊंचाइयों पे जाना चाहता है या फिर बालक कुछ भी बालक को सिखाना चाहते हो, तो उसका जो फाउंडेशन, उसकी जो नींव होती है वो परिवार ही होती है। परिवार के लोग ही उसे हेल्प कर देते हैं। और इसी के बारे में रूसो साहब क्या कहते हैं, बालक को शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जो बालक की शिक्षा होती है वो जन्म के समय ही प्रारंभ हो जाती है और उसकी उपयुक्त परिचायक उसकी माँ होती है। सबसे पहले उसे समाज के बारे में इंट्रोड्यूस कौन कराती है? तो उसकी माँ कराती है, उसकी मदर, उसकी मम्मी कराती हैं। इसी के बारे में पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, परिवार बालक के प्रेम व लगाव का केंद्र है। यह बालक की शिक्षा का प्रथम व सर्वोत्तम साधन है। एक बालक यदि भैया बालक को प्रेम, बालक को लगाव अगर सिखाना चाहते हैं तो कौन सिखाता है? तो उसके परिवार के लोग ही सिखाते हैं, उसके एक तरीके से फैमिली के लोग ही सिखाते हैं। बालक को कब किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, समाजीकरण उसके कैसा होगा, तो सबसे पहले डिसाइड कौन करता है? उसके परिवार के लोग, उसके फैमिली के लोग। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एक पॉइंट यहां से बन जाती है, बालक की शिक्षा में परिवार या गृह का महत्व। यानी हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के एक तरीके से चाइल्ड के एजुकेशन में परिवार का इंपॉर्टेंस क्या है, फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, आइए इसे समझते हैं। उसके पहले एमलर की कुछ कथन है, कुछ इनके कोटेशन है, उसको समझ लीजिए। आज का मानव कितने ही अनोखे आविष्कार कर रहा है, फिर भी परिवार से भिन्न भिन्न ऐसे दूसरे समर्थ संगठन का आविष्कार अब तक नहीं कोई कर सका है, जिस पर परिवार के आधारभूत कार्यों को निश्चित होकर सौंपा जाए। इसको अगर मैं निष्कर्ष निकालना चाहूं तो यह कह सकता हूं कि आज तक हम लोग तरह तरह के संगठन बनाए, औपचारिक, कौन औपचारिक, निरौपचारिक, लेकिन कोई ऐसा संगठन नहीं बना पाए जो भैया बालक जन्म तो ले, लेकिन अगर उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि समाज में कोई एक ऐसा संगठन है जिसे दे दो वो पाल पोस दे। नहीं, आप कहोगे सर जी कुछ ऐसी एनजीओ वगैरह हैं, तो हैं, लेकिन फिर भी उनका अभाव है। तो अभी ऐसी कोई भी मुख्य रूप से एक तरीके से कह सकते हैं सशक्त कोई ऐसी एजेंसी नहीं बन चुकी है, परिवार जैसा कोई आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हुआ है जिसमें बालक का सर्वांगीण डेवलपमेंट हो पाए। तो इसलिए परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बालक के विकास में, बालक के डेवलपमेंट में। आइए अब एक एक पॉइंट को समझिए कि परिवार गृह या बालक की शिक्षा का प्रथम पाठशाला के रूप में, यानी हम कह सकते हैं बालक सबसे पहले जब सीख रहा है तो अपने स्कूल से, तो उसकी पाठशाला उसे सिखाने के रूप में कौन कौन से उसे इंपॉर्टेंस है उसके, सबसे पहले परिवार के कार्य, प्रेम संबंधी कार्य। यानी अगर भैया आप बालक जन्म लेता है आपके परिवार में तो सबसे पहले उसे प्रेम करिए, उसे दुलार प्यार करिए ताकि उसके अंदर चिड़चिड़ापन ना आ जाए। रक्षा संबंधी कार्य, उसका हेल्प करिए, उसकी रक्षा करिए, उसको किसी भी चोट न लगने दीजिए, क्योंकि बालक जो होता है वो आप पे ही डिपेंड होता है। आर्थिक कार्य, बालक को भैया अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराइए, बालक को एजुकेट, बालक को शिक्षित करिए। मनोरंजन संबंधी कार्य, बालक को थोड़ा बहुत खेल कूद भी करवाइए, बालक को मनोरंजन भी करवाइए। ये परिवार के कार्य हैं। पारिवारिक स्थितियों के निर्माण संबंधी कार्य, बालक आगे जाके उसका कैसा डेवलपमेंट होगा उस प्रकार का एक तरीके से आप इन्वायरमेंट तैयार करिए, पारिवारिक स्थिति उस प्रकार की तैयार करिए। शैक्षिक कार्य, बालक को भैया पढ़ाना लिखाना, प्रथम पाठशाला तो घर ही है ना, तो उसको पढ़ाना लिखाना आप सिखाइए। धार्मिक व नैतिक कार्य, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किसको कब कौन सा सम्मान देना है, अपने देश के प्रति प्यार करना है, उसके अंदर मोरलिटी, नैतिकता डेवलप करिए। तो ये सब परिवार के कार्य हैं। प्रेम संबंधी कार्य, रक्षा संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य, मनोरंजन संबंधी कार्य, उसके बाद पारिवारिक स्थिति निर्माण संबंधी कार्य, शैक्षिक कार्य और धार्मिक व नैतिक कार्य से कराइए। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब राज्य के शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्य होते हैं, आइए एक एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। प्रजातंत्र में राज्य शिक्षा आंशिक नियंत्रण व सीमित हस्तक्षेप का नीति अपनाता है। मध्यम मार्ग अनुसरण करते हुए जनतंत्र में राज्य के निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करता। अब एक एक कार्य को समझिए। सबसे फर्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा का योजना का निर्माण व संचालन। आप भैया विद्यालय को या फिर बालकों को एजुकेट करना चाहते हो, उस प्रकार की योजनाएं बनाइए, नई शिक्षा नीति लाइए। ये सब आपके राज्य के शैक्षिक कार्य हैं। विद्यालयों की स्थापना, अगर विद्यालय की जरूरत है तो आप उस प्रकार की विद्यालय की स्थापना करिए।
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करिए। अगर जो बालक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको पढ़ने के लिए आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करिए, बच्चों को जागरूक करिए, ये भी राज्य के कार्य हैं। दैनिक शिक्षा व्यवस्था करना, जो लोग शुरू से ही आर्मी वगैरह ज्वाइन करते हैं उस प्रकार की उन्हें शिक्षा दीजिए ताकि देश की सुरक्षा भी हो। व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना, बालक जो भी अपना खुद का कोई कार्य वगैरह करना चाह रहा है, यदि बिजनेस वगैरह में उसका मन लग रहा है तो उस प्रकार उसे एजुकेट करिए। बालक के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना, बालक का मोरल, बालक का सामाजिक, बालक का इमोशनल, बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, सभी प्रकार का विकास हो, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करिए। विद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जो विद्यालय अपने सुचारू रूप से चलने में असमर्थ हैं, बच्चे कम हैं, उनको राज्य का ये दायित्व बनता है उन्हें एक तरीके से कुछ पैसे वगैरह से मदद भी करें, वहां की आर्थिक रूप से उनकी सहायता करें, टीचरों को पेमेंट करें। शिक्षा का निरीक्षण व नियंत्रण, तरह तरह की कमेटियों का आप गठन करिए और शिक्षा का स्तर क्या उसकी जांच पड़ताल करते रहिए। योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करिए, जो भी शिक्षक है वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड का किसी प्रकार का टीचर ट्रेनिंग करके आए हो ताकि वो बालक को समझे। तो राज्य को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। शैक्षिक सुधार के लिए आयोगों और समितियों की नियुक्ति करिए। शिक्षा में शोध और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करिए। शिक्षा में नए नए शोध हो, बालक को सीखने में कैसे हम नए नए तरीके से रोचक तथ्यों को सामने ला सकते हैं, उस प्रकार के उनको प्रोत्साहन दीजिए। तो ये राज्य संबंधी कुछ कार्य हुए। आज की क्लास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुई। यहीं पे क्लास आपकी समाप्त होती और बीएड का बच्चे कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 9005587371 पे संपर्क करके नोट्स लेके बेहतर रूप में पढ़िए। आपका कंप्लीट चारों पेपर का सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। बस टेलीग्राम पे आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए। जब भी क्लास होती है मॉर्निंग में 8 बजे एमएसडीयू के अकॉर्डिंग तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और आप शाम को 8 बजे जो बीएड की क्लास होती है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक आपकी सेम रहती है, बस थोड़ा सा आगे पीछे रहती है, तो आपके पास अगर समय है तो उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी क्लास को समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए। और एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, आज हम लोग अपने क्लास में थर्ड क्लास को समझे जिसका नाम क्या था, तो शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को समझे हैं। इसमें हम लोग समझे कि शिक्षा के औपचारिक, शिक्षा के अनौपचारिक, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण कौन कौन से होते हैं, परिवार के क्या गुण होते हैं, राज्य संबंधी कौन कौन से कार्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। और इसके बाद आप अगर नोट्स खुद से भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। क्लास को बीच बीच में रोक के आप बाद में क्लास देख देख के नोट्स बना सकते हैं, वरना आप नए सिरे से बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए जितने भी भाई दोस्त यार भाई बहन जुड़े हैं सभी लोग बिल्कुल बेहतर अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई भी डाउट लगे, कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पे आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपका जब भी देखूंगा मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी लोग अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।